हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन पर रूस का हमला 13वें दिन भी जारी है। इस बीच कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर के हवाले से बताया, यूक्रेन के वायु रक्षा बलों ने कीव के ऊपर रूसी विमान को मार गिराया। उसके तुरंत बाद बीती रात शहर के बाहरी इलाके में एक हवाई लड़ाई में एक और रूसी विमान नष्ट किया गया। जंग के बीच यूक्रेन ने कहा कि मार्किव बेकरी पर रूसी हमले में 13 नागरिकों की मौत हुई। साथ ही ह्यूमन कॉरिडोर पर रूसी अटैक में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को बिना वीजा के देश में एंट्री देने से इनकार कर दिया। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है। इस बीच युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सोमवार को बेलारूस में हुई इस बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमति नहीं बनी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 12वां दिन है। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि रूस इस सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहा। ये सुनवाई आज और कल 2 दिन चलेगी। इधर रूस ने पूरे यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। ये सीज फायर 12:30 बजे शुरू होगा। यूएनएससी की बैठक में रूस ने कहा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के क्षेत्र से 1,68,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रूप से रूस पहुंचाया गया और पिछले 24 घंटे में 5,550 लोग बॉर्डर पार कर चुके हैं। हम यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए अस्थायी आवास स्थल स्थापित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूएनएससी बैठक के दौरान कहा, भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 80 से ज्यादा निकासी उड़ानें भरी जा चुकी हैं। हम उनकी वापसी की सुविधा में यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन से 20,000 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुगम बनाने में सफल रहे। यूएनएससी की बैठक में टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत लगातार युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोनों पक्षों के नेतृत्व से बात की है और तत्काल युद्ध विराम और दोनों पक्षों को बातचीत के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता को बताया। तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और आगामी मानवीय संकट पर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक पिछले 11 दिनों में 15 लाख शरणार्थियों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण मांगी है। उन्होंने कहा कि अब तक 140 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें एक युवा भारतीय छात्र भी शामिल है। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो जाएगा। आज सुसेवा 2 विशेष विमानें संचालित होने की उम्मीद है। इनसे 400 से ज्यादा भारतीय घर लौटेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। ऐसे में अब जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन ने खार्किव में रूसी मेजर जनरल विटाली को मार डाला। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया। द कीव इंडिपेंडेंट ने एक ट्वीट में लिखा कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग ने कहा कि यूक्रेन ने खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल विटाली को मार डाला। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर करीब 50 मिनट तक बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में उभरती स्थिति पर लंबी चर्चा की। पुतिन ने यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति की जानकारी पीएम मोदी को दी। पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से करीब 35 मिनट तक बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मौजूदा हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने में मदद के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिशों में यूक्रेन सरकार लगातार मदद करती रहेगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने आतंकवादियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं का संकल्प जताया और अदालतों में आतंकवाद के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया। बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले में 63 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इमरान खान का ये बयान सामने आया। आगामी 31 मार्च को 6 राज्यों की 13 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें असम की 2 सीट, केरल की 3 सीट, पंजाब की 5 सीट, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की 1 सीट पर राज्यसभा के चुनाव होंगे।
यूपी में वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार हम सरकार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस विधायकों की ओर से 4 ध्यानाकर्षण लाए जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का भी आज दूसरा दिन। सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। साथ ही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं विपक्ष ने भी कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे। वो इंदौर, उज्जैन और देवास के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही इंदौर में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष अरदास महंत ने सोमवार को विधानसभा परिसर में मंत्रियों के लिए बनने वाले 12 कक्षों का शिलान्यास किया। इन कक्षों का निर्माण 10 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस दौरान से भूपेश बघेल सहित नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। धमतरी में ग्राम पंचायत सचिव संघ ने शासकीयकरण को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मंडला में मोहगांव प्रोजेक्ट के प्रबंधक और रेंजर पर प्रताड़ना और मनमानी का आरोप लगाकर वन विभाग मोहगांव प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट ऑफिस का घेराव किया। प्रबंधक और रेंजर को हटाने की मांग की। पूरे मामले में डीएम ने कर्मचारियों के आरोप को निराधार बताया। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर रैली निकाली। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर 7-9 मार्च को विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। बालाघाट में बब्बर सेना प्रमुख और पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाही के हत्याकांड को लेकर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। लोधी समाज के आह्वान पर बालाघाट बंद रहा। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और मधु समेत कई राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों ने रैली निकालकर नाराजगी जाहिर की। जगदलपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने सेड़वा गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हेल्थ कैंप भी लगाए गए। ग्रामीणों का मुफ्त में इलाज किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत जवानों ने ग्रामीणों को जरूरतमंदों को सामान भी वितरित किया। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जांजगीर चांपा में बिजली विभाग के शराबी जूनियर इंजीनियर की महिला कर्मी से छेड़छाड़ और रुपयों की मांग करने का एक गंभीर मामला भी आया। महिला आयोग ने विभाग के आंतरिक परिवाद समिति को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही महिला को भी वहां शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए। जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में दबंगों की प्रताड़ना के शिकार लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। बीएसपी पार्टी के नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि गांव के दबंग उनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। आए दिन मारपीट के साथ ही घरों में पत्थर मारकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सीएम के निर्देश के बाद बिलासपुर जिले में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट अस्तित्व में आ गया। एसीसीयू की टीम में एक निरीक्षक, 2 सब इंस्पेक्टर के साथ करीब 18 पुलिसकर्मी शामिल है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट अब साइबर और क्राइम के साथ नारकोटिक्स से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई करेगी। एमपी में अब सिर्फ 5 रुपए में मिलावटी दूध की जांच हो सकेगी। सांची दुग्ध संघ ने मिलावट से मुक्ति का अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत 5 रुपए में एक ऐसी किट तैयार की जाएगी जिसके जरिए कोई भी मिलावटी दूध की जांच कर सकता है। दुर्ग में शासकीयकरण की मांग को लेकर जिले भर के पंचायत सचिव कलेक्टर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्हें बताया कि पदों को शासकीय करने पर प्रदेश सरकार पर महज 75 करोड़ रुपए वार्षिक वित्तीय भार आएगा। जबलपुर जिला प्रशासन ने शहर को व्यवस्थित रूप देने के लिए सिटी एक्शन प्लान तैयार किया। प्रशासन ने शहर के ऐसे 16 पॉइंट्स तलाश किए हैं जिनमें व्यापक सुधार की जरूरत है। इनमें मुख्य रूप से ट्रैफिक सुधार, अतिक्रमण हटाना और शहर में स्वच्छता को बढ़ाना शामिल है। जबलपुर में मूल्यांकन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 100 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सैकड़ों की तादाद में शिक्षकों की तैनाती की गई है। गरियाबंद के जिडार में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों में सहायता सामग्री का वितरण किया। सैकड़ों ग्रामीणों को कंबल, रेडियो, साड़ी, टॉर्च, फावड़ा, कृषि सामग्री के साथ आवश्यक सामान बांटे गए।
यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बलरामपुर जिले के कुसमी निवासी 2 छात्र सकुशल घर वापस लौट आए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से छात्रों की वापसी हुई है और आज कलेक्टर कुंदन कुमार ने दोनों छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सतना जिले में चित्रकूट में मिली अधजली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आदिवासी महिलाओं के साथ बदसलूकी के बाद गांव के 4 लोगों ने आरोपी को मार मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले के तार मानव तस्करी से भी जुड़ रहे हैं। बलरामपुर पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर पर सक्रिय नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य मिथिलेश मेहता को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया। नक्सली मिथिलेश मेहता बलरामपुर जिले से लगे हुए बूढ़ा पहाड़ एरिया में अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ था। दुर्ग परिवहन विभाग के 2 अधिकारियों, एजेंट, फाइनेंसर और रायपुर के वाहन डीलर के खिलाफ सुपेला थाने में ठगी के मामले में 10 साल बाद FIR हुई है। सभी ने कोरे कागज पर बुजुर्ग के हस्ताक्षर का फायदा उठाकर एक और बाइक फाइनेंस करा ली थी। खरगोन में अतिक्रमण के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। औरंगपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर कई पक्के और कच्चे मकान और दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इंदौर में एक व्यापारी को सोने का सही बिल दिखाने के बाद भी थाने में बिठाने पर GRP पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। एसपी ने GRP थाना TI को सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। जगदलपुर में केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतन के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग को लेते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने नारेबाजी की गई। इंदौर में सबसे चर्चित शराब सिंडिकेट गोलीकांड मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शराब सिंडिकेट ऑफिस में शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर गोलियां चलाने वाले इनामी बदमाश हेमू ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुर्ग में कलेक्टर जनदर्शन में एक दंपति ने मामले की सुनवाई न होने पर आत्मदाह कर लेने की चेतावनी भरा पत्र कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपा। हालांकि सुनवाई से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने खुद पर पेट्रोल डालने का असफल प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से घटना टल गई। कबीरधाम जिले से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर में चिल्फी थाना के पास सोमवार को भीषण हादसा हुआ, जिसमें उत्तराखंड के एक व्यापारी की मौत हुई। 2 अन्य घायल हुए। घायलों का इलाज बोरला के सामुदायिक अस्पताल में जारी। धार के माही कॉलोनी में एक गुमटी के अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम के पहुंचने पर गुमटी चलाने वाली महिला ने जहर खा लिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। अमरकंटक के जंगल में मृत अवस्था में जंगली भालू के मिलने का मामला सामने आया। अमरकंटक दमगढ़ मार्ग के बीच फेसिंग फायर में फंसकर भालू मृत अवस्था में पाया गया। वन विभाग की टीम ने भालू के शव को PM के लिए भेजा। बिलासपुर पुलिस ने जमीन फर्जीवाड़ा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सरकारी और निजी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम किया। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई जारी। बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया अरेस्ट। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी रिवॉल्वर, एयर पिस्टल और कारतूस जब्त किए। अवैध हथियार को जब्त कर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। रायपुर में युवक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट मामले में तेलीबांधा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोड से गाड़ी हटाने को लेकर युवक का आरोपियों से विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपियों ने युवक का अपहरण किया, जिसके बाद युवक को VIP रोड से ले जाकर मारपीट की गई। पथलगांव में लालचंद्र प्लांटेशन की आड़ में ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पथलगांव पुलिस ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से ठगों को पकड़कर लेकर आया गया। बता दें कि आरोपियों ने कुनकुनी क्षेत्र में लालचंद्र प्लांटेशन के नाम पर किसानों से लाखों रुपए की ठगी की है। अंबिकापुर के एक व्यवसायी ने 2 मासूमों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। मामला वसुंधरा विहार कॉलोनी का है, जहां व्यवसायी ने पहले 2 बच्चों को जहर खिलाया, जिसके बाद फांसी लगाकर सुसाइड किया। वहीं जहर खाने से एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरे की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बलौदा बाजार के लवन चौकी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 ग्रामीण की मौत हुई। 16 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि सभी कोहरौद गांव के रहने वाले थे, जो ट्रैक्टर में सवार होकर शादी समारोह से लौट रहे थे। 2 ग्रामीण की मौत से गांव में मातम।
कोरिया के खड़गवा रेंज देवाडांड क्षेत्र में 2 हाथी घूम रहे इलाके में हाथियों ने 5 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। एक ग्रामीण के घर को तोड़ा है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों की शिकायत पर वन अमला हाथियों पर लगातार निगरानी कर रहा है। दुर्ग के बीआईटी कॉलेज में सीनियर और जूनियर छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हुआ, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल छात्र को सेक्टर 9 हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। विवाद सीनियर छात्र को नमस्ते नहीं कहने पर हुआ। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 13वां दिन है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में भी हमला होने का दावा किया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं छिप नहीं रहा हूं, हम युद्ध जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि रूसी मीडिया लगातार दावा कर रही है कि जेलेंस्की देश छोड़ के भाग गए हैं। व्हाइट हाउस ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर नहीं। हालांकि इस पर चर्चा भी चल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पर इस हफ्ते बढ़ सकते हैं। इसकी वजह क्रूड ऑयल का भाव बेतहाशा बढ़ना और विधानसभा चुनाव का खत्म होना है। अब तक का ट्रेंड बताता है कि सरकार चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से बचती है। कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी तय माना जा रहा है। देश और दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सम्मान और अवसरों पर विशेष जोर के साथ अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और स्मृति ईरानी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर महिला ईंट भट्टी श्रमिकों और बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य और पोषण की जांच की गई। साथ ही मंत्रियों ने हेल्थ सप्लीमेंट और आयुष किट के वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर महिला का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सैंड आर्टिस्ट एस मिश्रा ने रेत पर कलाकृति बनाई, जिसमें नारी शक्ति के समर्पण और उनकी ताकत को दर्शाया गया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें लोग सैंड आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने महिला दिवस के मौके पर महिला समूह के साथ पौधारोपण किया। सीएम ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाया। इस दौरान महिला पुलिस और महिला अधिकारी भी मौजूद रही। वहीं ऊर्जा महिला हेल्प वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। यहाँ महिला सुरक्षा पर 3 शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई। राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में महिला दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से महिला को संदेश दिया गया कि वे कमजोर नहीं, सशक्त हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 13वां दिन है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में ही हमला होने का दावा किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं छिप नहीं रहा हूं, हम युद्ध जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि रूसी मीडिया लगातार दावा कर रही है कि जेलेंस्की देश छोड़कर भाग गए हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस ने यूक्रेन पर 625 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की, जिनमें छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि रूस हाल के दिनों में सतह से हवा में मार करने वाली और क्रूज मिसाइलों पर अधिक निर्भर रहा है, क्योंकि उसकी सेनाएं अब भी कीव और खार्किव जैसे प्रमुख शहरों के बाहर फंसी हुई है। यूक्रेन पर रूस का हमले का 13वां दिन जारी है। इस बीच कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर के हवाले से बताया कि यूक्रेन के वायु रक्षा बलों ने कीव के ऊपर रूसी विमान को मार गिराया। अब तक यूक्रेन ने रूस के 52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। जंग के बीच यूक्रेन ने कहा कि मॉर्क्यू बेकरी पर रूसी हमले में 13 नागरिकों की मौत हुई है। साथ ही ह्यूमन कॉरिडोर पर रूसी अटैक में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को बिना वीजा के देश में एंट्री देने से इनकार किया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 13वां दिन है। इस बीच युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सोमवार को बेलारूस में हुई इस बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमति नहीं बन सकी। यूएनएससी की बैठक में रूस ने कहा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के क्षेत्र से 1,68,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रूप से रूस पहुंचाया गया। पिछले 24 घंटों में 5,550 लोग बॉर्डर पार कर चुके हैं। हम यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के अस्थायी आवास स्थल पर भी स्थापित कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी बैठक के दौरान कहा कि भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 80 से ज्यादा निकासी उड़ानें भरी जा चुकी हैं। हम उनकी वापसी की सुविधा में यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों के द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन से 20,000 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुगम बनाने में सफल रहे हैं। यूएनएससी बैठक में टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत लगातार युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोनों पक्षों के नेतृत्व से बातचीत की है और तत्काल युद्ध विराम और दोनों पक्षों को बातचीत के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता को दोहराया है। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और आगामी मानवीय संकट पर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक पिछले 11 दिनों में 15 लाख शरणार्थियों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण मांगी है। उन्होंने कहा कि अब तक 140 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक युवा भारतीय छात्र भी शामिल है। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो चुका है। आज सुसेवा से 2 विशेष विमानें संचालित होने की उम्मीद है। इनसे 400 से ज्यादा भारतीय घर लौटेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। ऐसे में अब जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन ने खार्किव में रूसी मेजर जनरल विटाली को मार डाला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के हवाले से ये रिपोर्ट आई है। द कीव इंडिपेंडेंट ने एक ट्वीट में लिखा, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग ने कहा कि यूक्रेन ने खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल विटाली को मार डाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्यालय के अध्यक्ष ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की संसद में अपने पहले संबोधन में वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करने वाले हैं। हर सांसद सीधे राष्ट्रपति को सुनना चाहता है, जो हमने यूक्रेन से लाइव बात करने वाले हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति को राजकीय सम्मान देंगे। मॉस्को के प्रति लंबे समय से सहानुभूति रखने वाले चेक राष्ट्रपति मिलोस ज़मेन ने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को रूस के आक्रमण का सामना करने में उनकी बहादुरी और साहस के लिए सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। व्हाइट हाउस ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है कि रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर नहीं। हालांकि इस पर चर्चा अभी जारी है। आईएईए का कहना है कि यूक्रेन का दूसरा परमाणु केंद्र भी रूस के हमले की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यूक्रेन ने आईएईए को बताया कि रविवार को गोलीबारी के कारण खार्किव में मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बनाने के लिए उत्पादन करने वाला नया परमाणु रिसर्च केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटनास्थल पर विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे फिसलकर 77 पर आ गया। सोमवार को भी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर 77 रुपए के स्तर तक जा गिरा था। ये लगातार 5वां सत्र था जब घरेलू करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई। पेट्रोल डीजल के दाम इस हफ्ते बढ़ सकते हैं। इसकी वजह क्रूड ऑयल का भाव बढ़ जाना है। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब तक का ट्रेंड बताता है कि सरकार चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से बचती है। कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम में 20 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लगातार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि किम जोंग पर वैश्विक दबाव का कोई असर नहीं पड़ रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से धड़ाधड़ कई मिसाइल टेस्ट किए जाने के बाद 11 देशों ने इसकी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया को लेकर बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकवादियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं का संकल्प जताया और अदालतों में आतंकवाद के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया। बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले में 63 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद इमरान खान का ये बयान सामने आया। मशीन विजन और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 70% मौतें 18 से 45 वर्ष की उम्र में होती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें सुधार के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालु से ठगी का मामला आया, जिसको लेकर श्राइन बोर्ड ने फर्जी ऑनलाइन सेवाओं की वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए गूगल को पत्र लिखा है। बोर्ड के सीईओ ने बताया कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फर्जी टिकट बुक की जाती है, जिसे लेकर पुलिस में भी शिकायत की गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा सांसद और यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को कोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया। असल में रामपुर के चर्चित अनाथालय मामले में एसपी सांसद आजम खान की डिस्चार्ज अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार, हम सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, हमारी 159 महिला प्रत्याशी हैं, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर दिया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, 2017 में एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह से गलत साबित हुए थे। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, नतीजे ही सच बयां करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों को शिवसेना ने भी खारिज किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं है। कई एजेंसियां एग्जिट पोल का काम करती हैं। 10 मार्च को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तब देखेंगे कि लोगों ने किसे चुना है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,993 नए मामले आए, जबकि कोरोना से 66 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 50,000 के पार चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66 नए मामले आए, 29 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 84 लोग अपने घर लौटे। बता दें कि राज्य में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मौत भी हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 117 नए मामले आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में सोमवार को कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में 395 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में संक्रमण दर 0.24%, रिकवरी रेट 97% के पार। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर दौरे पर रहेंगे और शाम को बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। शाम 7 बजे इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। जबलपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। मामले में जबलपुर साइबर सेल की टीम गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जबलपुर निवासी हिमांशु शर्मा ने स्टेट साइबर सेल में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही साइबर सेल की टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। कवर्धा के लोहारा थाना क्षेत्र में एक महिला को दहेज के लिए मारपीट कर घर से बाहर निकालने का मामला आया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया। मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि पीड़िता का विवाह रायपुर में 7 माह पहले ही हुआ था। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कवर्धा के दामापुर मवेशी बाजार में ठेकेदार की मनमानी सामने आई है। दरअसल हर साल ग्राम पंचायत मवेशी बाजार की नीलामी पद्धति से ठेका देती थी, लेकिन दामापुर बाजार में ठेकेदार 5 गुना से भी ज्यादा यानी एक पशु पर 150 से 200 रुपए वसूल रहा है और इसकी बाकायदा रसीद भी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद पंचायत के सरपंच और सचिव कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सरायपाली में बसना नगर के स्थानीय लोगों ने खराब सड़क को लेकर नगर पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नगर वासियों ने बताया कि 2007 में गौरवपथ पदमपुर मार्ग में चौड़ीकरण कर सड़क निर्माण किया गया था, लेकिन अब उस सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे उन्हें आवागमन में दिक्कतें आती हैं। कवर्धा जिले में देर रात फिर पोंडी गांव में ट्रक से डीजल चोरी का मामला आया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बता दें कि घटना देर रात 3 बजे की है, जहां 4 चोर डीजल चोरी कर रहे थे। बता दें कि जिले में डीजल चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में एक युवक ने खुद को घर के बाहर गोली मार ली। घटना के बाद परिजनों ने घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से कट्टा बरामद किया। वहीं पुलिस घायल युवक के परिजनों से पूछताछ कर रही है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने घर में गोलीबारी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले के पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक गांव के एक युवक के घर में तीनों आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद वो फरार चल रहे थे।
एमपी में कल देर शाम भोपाल के साथ साथ इंदौर, उज्जैन, सागर संभाग के जिलों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया। तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने आज भी इन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। पीएम मोदी ने वित्त पोषण और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था विषय पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के मोमेंटम को जारी रखने के लिए कई कदम उठाए। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसलिए सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है और ये आर्थिक क्षेत्र में सरकार के फैसलों और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। इस बार के आम बजट में तेज गति से विकास को जारी रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। देश में इसके लिए काम शुरू हो चुका है। इन कार्यों को गति देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को गति देना जरूरी है। ग्रीन फाइनेंसिंग और ऐसे नए पहलू का अध्ययन और क्रियान्वयन आज समय की मांग है। देश और दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सम्मान और अवसरों पर विशेष जोर के साथ अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और स्मृति ईरानी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर महिलाएं ईंट भट्टी श्रमिकों और बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य और पोषण की जांच की गई। साथ ही मंत्रियों ने हेल्थ सप्लीमेंट और आयुष किट के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर महिला का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सैंड आर्टिस्ट एस मिश्रा ने रेत पर कलाकृति बनाई, जिसमें नारी शक्ति के समर्पण और उनकी ताकत को दर्शाया गया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लोग आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला दिवस के मौके पर महिला समूह के साथ पौधारोपण किया। सीएम ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाया। इस दौरान महिला पुलिस और महिला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं ऊर्जा महिला हेल्प वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने पहुंचे। महिला सुरक्षा पर 3 शॉर्ट फिल्में भी रिलीज की गई। राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में महिला दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने भाग भी लिया। रैली के जरिए महिलाओं को संदेश दिया गया कि वे कमजोर नहीं, सशक्त हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 13वां दिन है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में ही होने का दावा किया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं छिप नहीं रहा हूं, मैं युद्ध जीतने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बता दें कि रूसी मीडिया लगातार दावा कर रही है कि जेलेंस्की देश छोड़कर भाग गए हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस ने यूक्रेन पर 625 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की, जिनमें छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि रूस हाल के दिनों में सतह से हवा में मार करने वाली और क्रूज मिसाइलों पर अधिक निर्भर रहा है, क्योंकि उसकी सेनाएं अब भी कीव और खार्किव जैसे प्रमुख शहरों के बाहर फंसी हुई हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला 13वें दिन भी जारी है। इस बीच कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडरों के हवाले से बताया कि यूक्रेन के वायु रक्षा बलों ने कीव के ऊपर रूसी विमान को मार गिराया। अब तक यूक्रेन ने रूस के 52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। जंग के बीच यूक्रेन ने कहा कि मार्किव बेकरी पर रूसी हमले में 13 नागरिकों की मौत हुई। साथ ही ह्यूमन कॉरिडोर पर रूसी अटैक में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को बिना वीजा के देश में एंट्री देने से इनकार किया। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन। इस बीच युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सोमवार को बेलारूस में हुई इस बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमति नहीं बनी। यूएनएससी की बैठक में रूस ने कहा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के क्षेत्र से 1,68,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रूप से रूस पहुंचाया गया और पिछले 24 घंटों में 5,550 लोग बॉर्डर पार कर चुके हैं। हम यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए अस्थायी आवास स्थल भी स्थापित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूएनएससी बैठक के दौरान कहा कि भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 80 से ज्यादा निकासी उड़ानें भरी जा चुकी हैं। हम उनकी वापसी की सुविधा में यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन से 20,000 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुगम बनाने में सफल रहे हैं।
यूएनएससी बैठक में टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत लगातार युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता रहा है। हमारे पीएम ने एक बार फिर दोनों पक्षों के नेतृत्व से बातचीत की है और तत्काल युद्ध विराम और दोनों पक्षों को बातचीत के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता को दोहराया है। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और आगामी मानवीय संकट पर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक पिछले 11 दिनों में 15 लाख शरणार्थियों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण मांगी है। उन्होंने कहा कि अब तक 140 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें एक युवा छात्र भी शामिल है। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। इसमें हंगरी, पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो गया है। आज सुसेवा से 2 विशेष विमानें संचालित होने की उम्मीद। 400 से ज्यादा भारतीय घर लौटेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। ऐसे में अब जानकारी आई है कि यूक्रेन ने खार्किव में रूसी मेजर जनरल विटाली को मार डाला। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के हवाले से रिपोर्ट में ये कहा गया है। द कीव इंडिपेंडेंट ने एक ट्वीट में लिखा, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग ने कहा कि यूक्रेन ने खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल विटाली को मार डाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्यालय के अध्यक्ष ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की संसद में अपने पहले संबोधन में वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करने वाले हैं। हर सांसद सीधे राष्ट्रपति को सुनना चाहता है, जो हमसे यूक्रेन से लाइव में बात करेंगे। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति को राजकीय सम्मान देंगे। मॉस्को के लंबे समय से सहानुभूति रखने वाले चेक राष्ट्रपति मिलोस ज़ेमैन ने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के आक्रमण का सामना करने में उनकी बहादुरी और साहस के लिए सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। व्हाइट हाउस ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा कोई फैसला नहीं किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर नहीं। हालांकि इस पर चर्चा जारी है। IAEA का कहना है कि यूक्रेन का दूसरा परमाणु केंद्र भी रूस के हमले की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ। यूक्रेन ने IAEA को बताया कि रविवार को गोलीबारी के कारण खार्किव में मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बनाने के लिए उत्पादन करने वाला नया परमाणु रिसर्च केंद्र क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि घटनास्थल पर विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे फिसल कर 77 पर आ गया। सोमवार को भी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर पर जा गिरा। ये लगातार 5वां सत्र था जब घरेलू करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई। पेट्रोल डीजल के दाम इस हफ्ते बढ़ सकते हैं। इसकी वजह क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना है। विधानसभा चुनाव खत्म होना है। अब तक का ट्रेंड बताता है कि सरकार चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से बचती है। कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम में 20 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी मानी जा रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर लगातार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि किम जोंग पर वैश्विक दबाव का कोई असर नहीं। उत्तर कोरिया की ओर से धड़ाधड़ कई मिसाइल टेस्ट किए जाने के बाद 11 देशों ने इसकी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया को लेकर बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान के पीएम ने आतंकवादियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं का संकल्प जताया और अदालतों में आतंकवाद के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया। बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले में 63 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इमरान खान का ये बयान सामने आया। करीब 20 साल पहले भारतीय विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों में से एक आतंकी जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अखुंद को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो आतंकी की हत्या पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर की गई। बताया जा रहा है कि 1 मार्च को 2 बाइक सवार हमलावरों ने टारगेट के तहत आतंकी के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। मशीन विजन और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 70% मौतें 18 से 45 वर्ष की उम्र में होती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं से ठगी का मामला आया, जिसको लेकर श्राइन बोर्ड ने फर्जी ऑनलाइन
सेवाओं की वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए गूगल को पत्र लिखा। बोर्ड के सीईओ ने बताया कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फर्जी टिकट बुक की जाती है, जिसे लेकर पुलिस में शिकायत की गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा सांसद और यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को कोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया। असल में रामपुर के चर्चित अनाथालय मामले में एसपी सांसद आजम खान की डिस्चार्ज अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ना तय। यूपी में वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का आभार हम सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। हमारी 159 महिला प्रत्याशी हैं। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर दिया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, 2017 में एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह से गलत साबित हुए थे। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नतीजे ही सच बयां करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों को शिवसेना ने भी खारिज किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं। कई एजेंसियां एग्जिट पोल का काम करती हैं। 17 मार्च को ईवीएम मशीन खुलेगी, तब देखेंगे कि लोगों ने किसे चुना है। विधानसभा चुनाव की मतगणना में 5 बूथों के वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि वीवीपैट मिलान की प्रक्रिया मतगणना के शुरुआत में ही हो और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले आखिरी मौके पर उठाई गई इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी भी जताई, साथ ही मामले की सुनवाई की अनुमति दे दी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,993 मामले आए। 66 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 50,000 से कम हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मरने वालों की संख्या 5,15,210। छत्तीसगढ़ में 66 नए मामले आए। 29 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। 84 लोग अपने घर में ही कोरोना से ठीक हुए। राज्य में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 117 नए मामले आए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में सोमवार को कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 395 मरीज कोरोना से ठीक हुए। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.24% और रिकवरी रेट 97.90%। जबलपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगी का मामला आया। मामले में जबलपुर साइबर सेल की टीम गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जबलपुर निवासी हिमांशु शर्मा ने स्टेट साइबर सेल में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से साइबर सेल की टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। कवर्धा के लोहारा थाना क्षेत्र में एक महिला को दहेज के लिए मारपीट कर घर से बाहर निकालने का मामला आया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। बता दें कि पीड़िता का विवाह रायपुर में 7 माह पहले ही हुआ था। शादी के बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कवर्धा के दामापुर मवेशी बाजार में ठेकेदार की मनमानी सामने आई। हर साल ग्राम पंचायत मवेशी बाजार का नीलाम पद्धति से ठेका देती है, लेकिन दामापुर बाजार में ठेकेदार 5 गुना से भी ज्यादा यानी एक पशु पर 150 से 200 रुपए वसूल रहा है और इसकी बाकायदा रसीद भी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पंचायत के सरपंच और सचिव कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सरायपाली में बसना नगर के स्थानीय लोगों ने खराब सड़क को लेकर नगर पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नगरवासियों ने बताया कि 2007 में गौरवपथ पदमपुर मार्ग में चौड़ी कर सड़क निर्माण किया गया था, लेकिन अब उस पर गड्ढे हो गए, जिससे उन्हें आवागमन में दिक्कत होती है। कवर्धा जिले में देर रात फिर पोंडी गांव में ट्रक से डीजल चोरी का मामला आया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना देर रात 3 बजे की है, जहां 4 चोर डीजल चोरी कर रहे थे। बता दें कि जिले में डीजल चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में एक युवक ने खुद को घर के बाहर गोली मार ली। घटना के बाद परिजनों ने घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कट्टा बरामद किया।
वहीं पुलिस घायल युवक के परिजनों से पूछताछ कर रही है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने घर में गोलीबारी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले के पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक गांव के एक युवक के घर में तीनों आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद वो फरार चल रहे थे। जबलपुर के कटौंगी थाना क्षेत्र में कार और बाइक में भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शव को पीएम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। भिंड के जलपुरा परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान नकल करवाने का मामला आया। बाहरी लोगों ने परीक्षा कक्ष में घुसकर परीक्षार्थियों को नकल करवाई है। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर ने 4 शिक्षकों को निलंबित किया। परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष समेत 3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हटा जिले के एक छात्र की आज यूक्रेन से वापसी हुई है। छात्र आशीष पटेल कल दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पहुंचा, जहां उन्होंने दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान छात्र ने मंत्रियों से यूक्रेन के हालातों पर चर्चा की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कल देर शाम भोपाल के साथ साथ इंदौर, उज्जैन, सागर संभाग के जिलों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया। तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने आज भी इन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।